हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो द्वारका। हमारे एमएसएमई के सेगमेंट में आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मिस्टर हेमेंद्र गुप्ता जी हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो। हम गुप्ता जी से हमारे सारे डाउट्स पूछते हैं हमेशा एमएसएमई के और क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि कल देयर वाज सम न्यूज अबाउट एमएसएमई। एमएसएमई वर अगेन इन द न्यूज अबाउट सम चेंजेस इन लिमिट्स एंड स्टफ। तो हम उनसे ये क्लियर करना चाहेंगे और बात करके आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या चीजें आई हैं। और एक चीज बिफोर मैं गुप्ता जी के पास जाऊं, आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि कल की इंफॉर्मेशन वाज एन अप्रूवल ऑफ द proposals that were made by our finance minister, एंड जब वो अप्रूवल हुआ है गवर्नमेंट में तब उसमें कुछ रिविजन इन लिमिट्स हुई हैं। तो चलते हैं गुप्ता जी के पास और उनसे अपने सवाल पूछे जाते हैं। गुप्ता जी, आपके लिए फर्स्ट सीधा सवाल, कल का जो सबसे चेंजेस जो आए हैं, क्या वो चेंजेस क्या हैं? एक्चुअली कल बेसिकली क्या था कि जो 13 मई को जो प्रपोजल्स आए थे उनके अप्रूवल का दिन था। तो कभी कभी हमको ना अनएक्सपेक्टेड कुछ मिल जाता है, कोई लॉटरी लग जाती है। तो ये एमएसएमई का ना एक बहुत पुरानी डिमांड थी, शायद अक्टूबर 2018 में ये प्रपोजल गया था एमएसएमई को कि मीडियम जो एंटरप्राइजेस है उसकी लिमिट हम लोग 250 करोड़ रुपए की टर्नओवर तक हम इसको मीडियम में शामिल कर लें। ऐसा प्रपोजल था बहुत पुराना, और इसके ऊपर एक गाइडलाइन भी आई, लेकिन उसको अप्रूवल नहीं मिली थी। तो जब कल इसका अप्रूवल होना था तो कल अप्रूवल लेते समय इसको जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उसकी डेफिनेशन को जो प्रपोज्ड थी वो ये थी कि 20 करोड़ रुपए तक की प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो और 100 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर हो। इसको चेंज करके इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि मीडियम एंटरप्राइजेस की प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की लिमिट 50 करोड़ तक बढ़ा दी गई है और टर्नओवर को 250 करोड़ तक ले जाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो पहले इसमें नहीं आ पाती थी वो अब एमएसएमई के अंडर में आ जाएंगी और वो इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ये अभी इतने पे खत्म नहीं होता, इसमें एक कैच और है, एक लॉटरी और है कि जो एंटरप्राइजेस एक्सपोर्ट करते हैं उनकी एक्सपोर्ट की टर्नओवर इस 250 करोड़ रुपए की लिमिट को गिनते समय शामिल नहीं होगी। अच्छा, तो इसका ये मतलब क्या लोकल हुआ? लिमिट है? जी, ये लोकल लिमिट है। मतलब मैं मेरी एमएसएमई एक्सपोर्ट का चाहे वो 500 करोड़ भी एक्सपोर्ट कर रही हो तो भी वो एमएसएमई ही रहेगी और वो एमएसएमई के बेनिफिट्स को ले पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा हो, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये उस दिशा में एक और कदम है। ये एक्सपोर्ट टर्नओवर जितनी भी होगी वो इस लिमिट को गिनते समय काउंट नहीं की जाएगी। ये एक बहुत मेजर इस एस्पेक्ट में डेवलपमेंट है। नहीं, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात व्यूअर्स को बताई है कि जो टर्नओवर है इस लिमिट के लिए सिर्फ आपकी लोकल टर्नओवर काउंट होगी, आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर इस लिमिट में नहीं काउंट होगी। एंड जैसे आपने कहा बिल्कुल नहीं। कि एक और बेनिफिट ये हुआ है कि जो लिमिट रिविजन की वजह से हमारे काफी और एमएसएमईज, मतलब जो मीडियम में नहीं फॉल करते थे, वो अब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो बिल्कुल इंक्लूड हो अगर जाएंगे। मैं इम्पैक्ट पूछूं, क्या इस डेफिनेशन के चेंज का इम्पैक्ट क्या रहा, तो क्या यही एक इम्पैक्ट था? देखिए, ये एक बहुत छोटा इम्पैक्ट नहीं है। आप अगर कल्पना करेंगे कि ये जो 50 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट या 250 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली कंपनी होती है ना, ये ना तो बड़ी हुए हैं और ना ही छोटी हैं। हम्म। तो ये एक बहुत बड़े डिलीमा में रहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा ना कि मिडिल क्लास का आदमी हमेशा परेशान रहता है, तो उसी प्रकार से जो मिड साइज की कंपनीज होती थी वो हमेशा परेशान रहती थी कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, क्योंकि उनका कंपटीशन हमेशा लार्ज साइज के ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता था। तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे रह जाते थे। तो अब अगर वो एमएसएमई के सेक्टर में आ जाएंगे तो एक तरीके से उन्हें एक छोटा सा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मिलेगा। वो सारे बेनिफिट ले पाएंगे और उससे वो सस्टेन करने में उन्हें आसानी होगी। और इस जो ये वाला जो सेक्टर है इसमें से बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर वो कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट होंगे तो वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में भारत के प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन कर पाएंगे और वो
जो एक्सपोर्ट का लेवल है उसे बढ़ाने में उन्हें एक बहुत अच्छा सहारा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये ओवरऑल एक्सपोर्ट को बढ़ाने की दिशा में बहुत सहायक कदम होने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है। एंड डेफिनेटली आई थिंक सर, जैसे हम देख रहे हैं कि एमएसएमई बूस्ट जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि हम आत्मनिर्भर बने। हमारी इंडस्ट्रीज, वो जो हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल, उसकी दिशा में जा रहा है। सो आई एम श्योर दैट इज व्हाट इट इज। सर जी। अच्छा, एक और बात बताइए, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा, या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो इन चेंजेस की वजह से एमएसएमईज को मिलेगा? कुछ आप अगर हमें बता सकते हैं तो। देखिए, एमएसएमई सेक्टर में आने के बाद जो दो चार बहुत बड़े बड़े जो फायदे हैं जिनसे कि उनकी डेली ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की ट्रेंड में उन्हें फायदा मिलेगा। एक तो एमएसएमई सेक्टर में आने के बाद उनका जो क्रेडिट है, जो उनके लोन्स हैं, वो उनको इजीली मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, एक इजी के साथ साथ वो ना चीपर लोन्स होते हैं एमएसएमई सेक्टर में, जैसे ओडी लिमिट पे 1% की छूट मिलती है। आपका अकाउंट रेगुलर है तो उन्हें अभी 2% की सबवेंशन की स्कीम भी मिली हुई है, वो 2% का एक तरीके से सब्सिडी मिल जाती है हमें। एक बहुत सारे सेक्टर्स में चीपर इलेक्ट्रिसिटी एमएसएमई को मिलती है। ये एडवांटेज छोटे छोटे जो मिलते हैं, जैसे अब कोई अगर एक्सपोर्ट में है या इंटरनेशनल बिजनेस में है तो वो कोई इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, या वो कोई ऐसी मार्केटिंग की कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना चाहता है अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें एमएसएमई की तरफ से उसे हेल्प मिलती है। अगर हम आईएसओ के सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं, बारकोड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं, या ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, तो वहां हम, इसके अलावा बहुत सारे क्लस्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स पे जहाँ पे कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज को हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग सपोर्ट अवेलेबल है, कि वहाँ पे उन्हें किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, या उन्हें मैनेजेरियल सपोर्ट चाहिए, या उन्हें कोई नो हाउ चाहिए, तो इस प्रकार की हेल्प उनको अवेलेबल रहती है। और इससे अगर इन सब चीजों को मैं देखूं तो इनसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो एक एमएसएमई को अवेलेबल है आज, वो है कि सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। एज पर कंपनीज एक्ट, किसी भी एमएसएमई का पैसा सेल का आप 45 दिनों से ज्यादा नहीं रोक सकते। इसके लिए एक पूरा पोर्टल है एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर, जिसको कि हम डिलेड पेमेंट समाधान पोर्टल बोलते हैं। तो अगर किसी एमएसएमई का पैसा कहीं रुका हुआ है या फंसा हुआ है, तो वो उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये कोई कंप्लेंट पोर्टल नहीं है। एमएसएमई फैसिलिटेट करती है कि अगर उसके ध्यान में कोई ऐसे विषय आते हैं कि यहाँ पे लेट पेमेंट हो रही है, तो वो उस बड़ी कंपनी से फॉलो करके उसके पेमेंट को कराने में फैसिलिटेट करती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन एमएसएमई को मिलता है कि वो उसकी पेमेंट लेट नहीं होती। तो पेमेंट लेट नहीं होती तो उसको वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं आती। और दूसरा, सरकार की तरफ से भी अभी जितने भी एमएसएमई के पैसे हैं, ये इंस्ट्रक्शन आ रही है कि 45 डेज में उसका पेमेंट हो जाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो सुविधा एमएसएमई सेक्टर को अवेलेबल है, वो है फैक्टरिंग ऑफ बिल्स या बिल डिस्काउंटिंग। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ट्रेड्स इसे बोलते हैं। ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे जो भी हम किसी बड़ी कंपनी को या सरकारी सेक्टर को अपना माल बेचते हैं या सर्विसेज करते हैं, तो वो बिल्स हम इस ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं। उस अपलोड करने पे वो सारे के सारे बिल डिस्काउंट हो जाएंगे अप टू 80 to 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत रीजनेबल है। जनरली इट रेंजेस फ्रॉम 8 to 10%। और एक बहुत बड़ी सुविधा ये अवेलेबल है एमएसएमई को, जिसका कि हर एक एमएसएमई फायदा उठा सकती है अपनी वर्किंग कैपिटल की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो कोई भी आज के एमएसएमई टाइम अगर एमएसएमई जी 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 बताएं, ये वर्किंग कैपिटल के लिए एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो राइट। अब ये 250 करोड़ वाली कंपनियों को ये अवेलेबल हो जाएगी, पहले नहीं होती थी ये। नहीं नहीं, एंड आई थिंक मैं यही बोलना चाह रही थी कि और ये शायद एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इस टाइम पे जहां पर शायद बिजनेसेस लोगों के बंद थे, अब वो खोलने लगे हैं, उनको अपनी पेमेंट्स करनी है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सबके पास है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है, जो भी रीजन है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड फैक्टर। सर, ये तो हमने बात करी जो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस की है, या मीडियम सेगमेंट बोलते हैं जो हम। पर एक बात बताइए, जो ये स्मॉलर है, मतलब माइक्रो वाले हैं, जो छोटे, आजकल काफी स्टार्टअप्स थे या काफी लोगों ने अपने अपने छोटे बिजनेसेस कर रहे थे, अब उनके लिए ये पैकेज कैसे हेल्पफुल होगा? बिकॉज
हमेशा जब ये पैकेज की बात होती है हम सुनते हैं कि भाई इतना मिल जाएगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज था, उसमें से 12 लाख हमारे लिए है या ये है, एमएसएमई के लिए है। बट जो छोटे माइक्रो वाले हैं उन्हें कैसे बेनिफिट मिल सकता है? देखिए रुचि जी, इसमें बस एक छोटा सा कष्ट ये है कि बेनिफिट उनके लिए बहुत सारे प्लान है, लेकिन उनको आगे आना पड़ेगा। हर व्यक्ति उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। बहुत सारे फोरम हैं, खादी उनके लिए काम करता है, क्वायर बोर्ड उसके लिए काम करता है, डिस्ट्रिक्ट के जो क्लस्टर्स हैं वो उनके लिए काम करते हैं। उनके लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं कि जहां पे वो आगे बढ़ के आएंगे तो उनको सहारा मिलेगा। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आप स्वयं अपनी सहायता नहीं करते तो भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो आप आगे आइए। सारे जितने भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही उनको सलाह है कि आप आगे आए। आप आगे आएंगे, एक कदम आप चलेंगे तो 10 कदम सरकार आपके साथ चलेगी। बहुत सारे मेंटर लोग ऐसे हैं, हमारे साथ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि मतलब जो आउट ऑफ देयर पैशन, देयर शौक, वो सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस को, सिर्फ इसलिए कि ये माइक्रो एंटरप्राइजेस है, लेट्स हेल्प देम। हो सकता है कि ये एक बड़ा एंटरप्राइज बन जाए, तो उन्हें आगे आना पड़ेगा। उन्हें हेजिटेट करके अपने अंदर नहीं रखनी है अपनी कला को। वो चाहे हैंडीक्राफ्ट का आइटम है, चाहे वो कुछ भी है, कोई सर्विस है, वो निकल के बाहर आए। उनके लिए सलाह देखिए, मैंने जैसे बताया ना, क्वायर बोर्ड है, ये खादी है, मतलब वो घर से भी अपना कुछ काम कर सकते हैं। माइक्रो में बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, कोई इंडस्ट्री नहीं, वो घर से कुछ भी काम कर सकते हैं, उसको हर प्रकार की सपोर्ट अवेलेबल है। क्लस्टर्स में एक छोटी सी स्कीम का मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए आप अकेले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 20-25 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, उनको एक एसएचजी वगैरह बोलते हैं। आप उस ग्रुप को बना के अगर आप क्लस्टर में कॉन्टैक्ट करेंगे, और अगर आपको लगता है कि किसी कोई मशीन अगर क्लस्टर आपके लिए लगा दे तो आपको उसकी से सहायता मिलेगी सभी लोगों को बिजनेस करने में, तो इस प्रकार की स्कीमें भी हैं कि वो क्लस्टर आपको उस मशीन को लगाने में मदद करेगा, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी। तो उसके बाद आप सभी लोग उस मशीन को यूज करके अपना बिजनेस या अपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की सर्विसेज आप उससे कर पाएंगे। तो लेकिन आना आपको पड़ेगा, क्योंकि मदद तो उसी की, उसकी तो भगवान भी उसी की मदद करता है ना जो अपने स्वयं मदद करता है। तो अगर ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं, अगर वो अपने अंदर रखेंगे अपनी कला को या अपने हुनर को, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उनको अपने हुनर के साथ निकलना पड़ेगा, अपने हुनर को बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये हुनर है। उसके बाद देखिए, स्काई इज द लिमिट। तो सभी आई लोगों थिंक से जिस भी माध्यम से उनसे ये की है कि आप निकल के बाहर आइए, तभी तो दुनिया देखेगी ना आपको। राइट, एंड आई थिंक वो प्रॉब्लम्स भी तभी पता चलेगी। आई थिंक गवर्नमेंट ऑलरेडी काफी स्टेप्स ले रहे हैं इस टाइम पे एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए। एंड जैसे हम कह रहे हैं छोटे, जैसे आप भी बता रहे हैं कि छोटे छोटे काम भी हैं, वो भी बड़े स्केल पे हो सकते हैं। जैसे क्लस्टर बनाए, मिलके आपस में एक दूसरे का साथ बन के शायद हम एक हायर लेवल पे अचीव कर सकते हैं। So thanks, Gupta ji. I think it's really nice, and we will keep having this MSME space. Gupta ji, I think the MSME space really needs a lot of attention and support from all of us, not only from experts like you, but also people like us who can get the people connected. हमारा काम as Radio Dwarka is just to connect the experts and the people who need that support of the experts, and we will help them to kind of do it. So keep watching Radio Dwarka and subscribe to our channel.